एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी जेलों को तोड़ने में लगाई, जो हर बार दीवारों के उस पार निकल जाता था, उसे एक ऐसी जेल में डाल दिया गया जो उसी के दिमाग से बनी थी और अब वो खुद उसी जाल में फंसा था। दोस्तों, आपने जिंदगी में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। कहानियां उन लोगों की जो किसी जुर्म की वजह से जेल पहुंचे, कहानियां उन लोगों की जो बदकिस्मती से कैद हो गए और कहानियां उन लोगों की जिन्होंने जेल की दीवारें फाड़ने की कोशिश की। लेकिन ये कहानी उन सबसे बिल्कुल अलग है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो जेल में जाता ही इसलिए था ताकि वहां से भाग सके। उसका नाम था रे ब्रेसलिन और जेल तोड़ना उसका काम था। रे कोई आम इंसान नहीं था। पहले वो एक वकील हुआ करता था। कानून की बारीकियां उसे मुंह जबानी याद थी। अदालत के हर पहलू को वो अच्छी तरह समझता था। लेकिन जिंदगी ने उसे एक ऐसा मोड़ दिया जिसके बाद उसने वकालत छोड़ दी और एक ऐसा काम शुरू किया जो दुनिया में शायद किसी और ने नहीं किया था। उसने एक सुरक्षा जांच की कंपनी बनाई। काम था सरकार और जेल प्रशासन के लिए यह पता लगाना कि उनकी जेल सच में सुरक्षित है या नहीं। लेकिन रे का तरीका बाकी सबसे अलग था। वो कोई रिपोर्ट नहीं बनाता था, कोई कागजी जांच नहीं करता था। अब वो खुद एक नकली पहचान बनाकर, एक नकली जुर्म रचकर उस जेल में कैदी बनकर जाता था और फिर वहां से भाग जाता था। भागने के बाद वो जेल प्रशासन को बताता था कि उनकी सुरक्षा में कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ से कोई निकल सकता है, कौन सा पहरेदार लापरवाह है, कौन सी दीवार कमजोर है। और इस काम के बदले उसे और उसकी टीम को अच्छे खासे पैसे मिलते थे। राय की टीम में दो खास लोग थे। एक था क्लार्क, उसका सबसे पुराना साथी और कंपनी का सह संस्थापक। क्लार्क सारे कानूनी और पैसों के मामले संभालता था। राय पे उसे पूरा भरोसा था, या कम से कम राय को ऐसा लगता था। दूसरी थी अबिगाइल, एक बहुत होशियार तकनीशियन। वो रे की जगह का पता लगाती रहती थी, उसके शरीर में ट्रैकर लगाती थी और जरूरत पड़ने पर बाहर से मदद करती थी। अब तक रे 14 अलग अलग जेलों से भाग चुका था। हर बार एक नई पहचान, हर बार एक नया जुर्म, हर बार एक नया तरीका और हर बार कामयाबी। लेकिन जो आगे होने वाला था उसके लिए रे बिल्कुल तैयार नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल के अंदर से। रे वहां पहले से ही कैद है, एंथोनी नाम की एक नकली पहचान के साथ। वो अपनी आंखें खुली रखता है, हर चीज को ध्यान से देखता है। पहरेदार कितने हैं, वे कब बदलते हैं, कैमरा किस दिशा में है, दरवाजे किस तरफ खुलते हैं, यह सब वो अपने दिमाग में नोट करता रहता है। जेल में उसके बगल वाली कोठरी में एक और कैदी है। रे जानबूझकर उससे झगड़ा मोल लेता है। पहरेदार आते हैं, दोनों को अलग करने के बजाय एकांत कोठरी में डाल देते हैं और यही रे चाहता था। एकांत कोठरी में रे को एक छोटी सी बंद जगह मिलती है। वहां एक बाइबल रखी है, कैमरे लगे हुए हैं, हर तरफ नजर है। लेकिन रे का दिमाग काम करना बंद नहीं करता। वो देखता है जब पहरेदार बाहर जाते हैं तो कितनी देर लगती है। वो गिनता है, मन में हिसाब लगाता है। धीरे धीरे रे की योजना आकार लेती है। वो बार बार जानबूझकर झगड़ा करता है ताकि बार बार एकांत कोठरी में जाए और हर बार वहां की एक एक जानकारी इकट्ठा करे। एक दिन उसका वक्त आता है। एकांत कोठरी में जब रात को सब शांत होता है, रे टॉयलेट पेपर के गोले बनाता है, उन्हें कैमरे के सामने रखता है ताकि कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग दिखती रहे लेकिन वो खुद वहां ना हो। फिर वो शौचालय की पाइप की तरफ बढ़ता है। बाहर एक गाड़ी में धमाका होता है। दमकल गाड़ी आती है और उसी भगदड़ में रे दमकल की वर्दी पहनकर जेल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाता है। बाहर उसकी टीम का इंतजार कर रही है। रे गाड़ी में बैठता है। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुकती है। योजना के मुताबिक यहाँ से अलग होना था, लेकिन जैसे ही रे एक टेलीफोन बूथ की तरफ जाता है, एक पुलिस की गाड़ी वहाँ से गुजरती है। पुलिस वाला देखता है यह आदमी अभी भी कैदियों के कपड़े पहने हुए हैं। शक हो जाता है। पुलिस आती है, रे को घेर लेती है। लेकिन तभी क्लार्क वहाँ पहुँचता है, कुछ कागज दिखाता है और अगले ही पल रे और क्लार्क उस जेल के वार्डन के सामने बैठे हैं। क्लार्क बताता है, हम एक आजाद सुरक्षा कंपनी है, हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स ने काम पर रखा है। रे मेरा साथी है और इससे पहले वो 14 जेलों से भाग चुका है। आज भी यही हुआ। वार्डन हक्का बक्का है। रे फिर उसे पूरी जानकारी देता है कि उसकी जेल में कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं और इसी के साथ एक और काम पूरा होता है। काम के कुछ दिन बाद रे और उसकी पूरी टीम एक बैठक में बैठे हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक औरत। उसका नाम है जेसिका मिलर। वो सिया की वकील है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास है। जेसिका बताना शुरू करती है, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी भी देश की सरकार नहीं चाहती, जो समाज के लिए इतने खतरनाक है कि उन्हें किसी आम जेल में नहीं रखा जा सकता। उनके लिए एक खास जेल बनाई गई है, एक ऐसी जेल जिसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं। रे ध्यान से सुन रहा है। जेसिका आगे कहती है, जो लोग इस जेल में पैसा लगा रहे हैं वे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जेल सच में इतनी सुरक्षित है या नहीं। इसीलिए हम आपको वहां भेजना चाहते हैं। आप जाएं, अंदर से उसकी कमजोरियां पहचानें और बाहर निकलकर हमें बताएं। मेहनताना $50 लाख, रे की आम फीस से 2 गुना। लेकिन शर्तें भी थीं और वो शर्तें बहुत अजीब थी। जेसिका बोली, इस बार आपकी टीम को नहीं पता होगा कि आप कहाँ हैं। हम आपको जगह नहीं बताएंगे, आप अकेले जाएंगे, अंदर कोई संपर्क नहीं होगा। रे की टीम तुरंत मना करती है। अबिगाइल कहती है,
हम उसे किसी अनजान जगह नहीं भेज सकते। अगर कुछ हो गया तो हम मदद भी नहीं कर पाएंगे। क्लार्क भी सहमत है, लेकिन रे सोच में पड़ जाता है। $50 लाख, एक नई चुनौती, एक ऐसी जेल जो अब तक किसी ने देखी नहीं। वो मान जाता है। टीम तैयारी शुरू करती है। रे की नई पहचान बनाई जाती है। नाम एंथनी पोर्थोस। काम, एक ऐसा आदमी जिसने पिछले 10 सालों में यूरोप में हुए कई बम धमाकों के लिए विस्फोटक बनाए। उसके खिलाफ पूरी दुनिया की पुलिस के पास वारंट है। रे को बताया जाता है वहां का वार्डन मार्श है। अगर कोई दिक्कत हो तो उसे खाली करने का कोड बताओ। 3 है 10275 और तुम बाहर निकल जाओगे। आबिगेल रे के शरीर में एक ट्रैकर लगाती है। ये हमें तुम्हारी जगह बताता रहेगा, चाहे कुछ भी हो। रे मुस्कुराता है और निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। एक गाड़ी आती है, रे उसमें बैठता है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है उन लोगों में से एक आगे बढ़ता है। वो रे के शरीर को जांचता है। ट्रैकर मिलता है, बाहर निकाल देते हैं। अबिगाइल की स्क्रीन पर सिग्नल बंद हो जाता है। वो घबरा जाती है, क्लार्क से पूछती है। क्लार्क कहता है कभी कभी ऐसा होता है, परेशान मत हो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। रे को एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो बेहोश हो जाता है। जब आंखें खुलती है पहला एहसास होता है अजीब सी रोशनी। रे आंखें झपकाता है, उठकर बैठने की कोशिश करता है और जो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई आम जेल नहीं थी, कोई दीवार नहीं, कोई कोठरी नहीं, कोई छत नहीं, बस एक बहुत बड़ी संरचना और उसमें शीशे के पारदर्शी डिब्बे। हर डिब्बे में एक कैदी, जैसे मछली घर में मछलियां। हर तरफ कैमरे और कैमरों के साथ उड़ते हुए ड्रोन जो हर कैदी पर हर पल नजर रखते थे। पहरेदार भी थे, लेकिन उनके चेहरों पर नकाब थे, एक जैसे नकाब। हर पहरेदार एक जैसा दिखता था, कोई पहचान नहीं, कोई रूटीन नहीं जो रे पकड़ सके। रे के मन में एक ही ख्याल आया, यह जेल उसकी हर उम्मीद से अलग है। उसे वार्डन के सामने ले जाया जाता है। रे तैयार है। वो कहता है वार्डन मार्श कहाँ है? वार्डन जवाब देता है यहाँ मार्श नाम का कोई वार्डन नहीं है, मेरा नाम हॉब्स है। रे थोड़ा रुकता है, फिर कहता है मेरा खाली करने का कोड है 310275, मुझे बाहर जाना है। वार्डन हॉब्स मुस्कुराता है, एक ठंडी बेरहम मुस्कान। तुम्हें क्या लगता है कोड बताओगे और मैं तुम्हें आजाद पंछी की तरह उड़ने दूंगा? नहीं, तुम यहाँ पूरी जिंदगी रहोगे। रे की सांसें रुक जाती है। वो समझ जाता है यह काम नहीं था, यह एक साजिश थी। किसी ने उसे जानबूझकर यहाँ फंसाया है, लेकिन किसने और क्यों? अगले दिन सुबह सभी कैदियों को एक बड़े हॉल में ले जाया जाता है। रे वहाँ चारों तरफ नजरें दौड़ाता है, हर चीज को ध्यान से देखता है। दीवारें, दरवाजे, कैमरों की दिशा, पहरेदारों की चाल। तभी 3-4 कैदी उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो लड़ने के इरादे से आए हैं। रे पलटकर उन पर हमला करता है इससे पहले कि वे उस पर वार करे। लड़ाई शुरू होती है और तभी एक बहुत बड़ा आदमी वहां पहुंचता है, लंबा, चौड़ा, मजबूत, जिसे देखकर ही सामने वाला 2 बार सोचता है। वो उन कैदियों की तरफ देखता है और कहता है अगर कोई आगे बढ़ा तो उसकी हालत का जिम्मेदार वो खुद होगा। सब हट जाते हैं। वो आदमी रे की तरफ मुड़ता है। क्या तुमने विक्टर मानहाइम का नाम सुना है? रे कहता है नहीं। विक्टर वो इंसान है जो अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटता है और यह लोग चाहते हैं कि मैं उनका पता बताऊं क्योंकि मैं उनके साथ काम करता था। वो रुकता है, लेकिन मैं इन्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगा। उसका नाम था एमिल रॉटमायर और यही वो आदमी था जो आगे चलकर रे का सबसे भरोसेमंद साथी बनने वाला था। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ती हैं। एमिल रे के बारे में जानना चाहता है। रे पहले टालता है, लेकिन एक दिन वो एमिल से कहता है अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। एमिल तैयार हो जाता है। क्या काम? मुझे एक गोल धातु का टुकड़ा चाहिए, चौड़ा, मोटा। एमिल हैरान होता है, इससे क्या होगा? रे मुस्कुराता है, बहुत कुछ। रे अपना काम शुरू करता है। वो हर चीज को ध्यान से देखता है, समझता है, दिमाग में नोट करता है। एक दिन जानबूझकर रे और एमिल आपस में लड़ते हैं। हॉल में सबके सामने वार्डन हॉब्स हुक्म देता है इन दोनों को बंद कोठरी में डाल दो। बंद कोठरी यानी एकांत की सजा, एक छोटी सी बंद जगह जहां बहुत तेज रोशनी जलाई जाती है, इतनी तेज कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाए। पसीना बहता है, शरीर थकता है, दिमाग काम करना बंद करने लगता है। ये सजा थी, लेकिन रे के लिए यह मौका था। तेज रोशनी के बीच वो फर्श को ध्यान से देखता है और देखता है फर्श पर स्टील की कीलें लगी हुई है। रे के दिमाग में एक बात कौनती है, एल्यूमिनियम की कीलें होनी चाहिए थी। स्टील की क्यों लगाई? स्टील में जंग लगती है, गर्मी से फैलती है और उसी पल उसकी योजना का एक हिस्सा बन जाता है। अगर उस धातु के टुकड़े को तेज रोशनी के सामने रखा जाए तो उसकी परछाई सीधे उन कीलों पर पड़ेगी। स्टील गर्म होगी, जंग फैलेगी और कीलें अपने आप खुल जाएंगी। बंद कोठरी से बाहर आने के बाद रे एमिल को बताता है मुझे लगता है कि ये जेल समुद्र के किनारे है, हवा में नमी बहुत ज्यादा है। एमिल कहता है लेकिन अगर हम नीचे से निकल भी गए तो जाएंगे कहाँ? रे जवाब देता है किसी भी ऊंची इमारत का एक नियम होता है, जो रास्ता नीचे जाता है वो ऊपर भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी बाकी थी। रे को यह पता लगाना था वो आखिर है कहाँ। एक दिन वार्डन हॉब्स रे को अपने कमरे में बुलाता है। रे जाता है और वहां मेज पर रखी एक किताब देखता है। उसे देखकर रे की सांसें रुक जाती है। वो किताब उसी की लिखी थी। उस किताब में उसने अपने 14 जेल तोड़ने के अनुभव लिखे थे। कौन सी जेल ने क्या गलती की, किस कमजोरी से वो भागा।
क्या क्या सुधारना चाहिए था? वार्डन हॉब्स कहता है, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है बहुत ध्यान से। इस जेल को बनाते वक्त तुम्हारी हर बात का ख्याल रखा गया है, तुम्हारी हर चाल हमें पहले से पता है। रे को एहसास होता है यह जेल उसके खिलाफ एक हथियार की तरह बनाई गई है, उसी के दिमाग से, उसी की किताब से। हॉब्स आगे कहता है, तुम्हें कोड पता है, खाली करने का कोड? रे चुप रहता है। हॉब्स हंसता है, वो कोड यहाँ काम नहीं करता क्योंकि यहाँ कोई मार्श नहीं है और जो लोग तुम्हें यहाँ लाए वो चाहते हैं कि तुम यही रहो। रे वापस अपनी कोठरी में आता है और पहली बार वो हार जैसा महसूस करता है, लेकिन रात को अंधेरे में वो सोचता रहता है कोई ना कोई कमजोरी होगी, हमेशा होती है। मैंने वो किताब लिखी थी, मैं उसकी हर बात जानता हूँ और जो मैंने लिखा था उसमें एक बात यह भी थी कि कोई भी जेल पूरी तरह अवैध नहीं होती। रे की आंखों में एक चमक आती है, वो हारा नहीं है। कुछ दिन बाद एमिल को वार्डन हॉब्स के कमरे में बुलाया जाता है। हॉब्स उससे एक ही बात जानना चाहता है, विक्टर मानहाइम कहाँ है? एमिल कुछ नहीं बताता। हॉब्स उसे तकलीफ देता है, पानी से, रोशनी से, भूख से, लेकिन एमिल की जबान नहीं खुलती। एक बात और होती है उस कमरे में। एमिल की नजर वार्डन की मेज पर रखी एक चीज पर पड़ती है, एक गोल धातु का टुकड़ा, वही जो रे ने मांगा था। एमिल चालाकी से उस हड़बड़ाहट में वो टुकड़ा उठा लेता है और बाहर आकर रे को दे देता है। रे उसे देखकर कहता है, अब बताओ तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? एमिल कहता है, सच बताओ, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए? रे एक गहरी सांस लेता है और पहली बार सच बोलता है, जेल तोड़कर भागना मेरा काम है। कई सालों से मैं सरकार के लिए यह काम करता रहा हूँ। मुझे यहाँ इस जेल की सुरक्षा जांचने के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी ने मुझे धोखा दिया है। वार्डन मार्श जो मेरा संपर्क था वो यहाँ है ही नहीं, किसी ने मुझे जानबूझकर यहाँ फंसाया है। एमिल ध्यान से सुनता है, फिर कहता है, मेरी एक बेटी है और मुझे उसके पास वापस जाना है। तुम यहाँ से निकलने का रास्ता खोजो, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। रे एमिल की आंखों में देखता है, पहली बार उसे किसी पर भरोसा होता है। वो कहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बार फिर बंद कोठरी में जाना होगा। एमिल की सांसें रुक जाती है, वो जगह वहाँ बहुत तकलीफ होती है। रे कहता है, मुझे पता है, लेकिन अगर यहाँ से निकलना है तो यही एकमात्र रास्ता है। एमिल कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मैं तुम्हें यहीं इस जेल में मार दूंगा। रे हल्का मुस्कुराता है, मंजूर है? रे एमिल को समझाता है, किसी भी जेल से निकलने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, नक्शा यानी जेल की पूरी बनावट दिमाग में। दूसरी, रूटीन यानी पहरेदार कब आते हैं, कब जाते हैं, कब बदलते हैं। तीसरी, मदद यानी कोई ना कोई मदद करने वाला। फिलहाल हमारे पास इनमें से एक भी चीज पूरी नहीं है। लेकिन रे काम शुरू करता है। वो हर पहरेदार को उनकी चाल से पहचानने की कोशिश करता है। नकाब से चेहरे नहीं पहचाने जा सकते, लेकिन चलने का तरीका, हाथ हिलाने का तरीका। धीरे धीरे रे और एमिल हर पहरेदार को एक नाम दे देते हैं। अब बात आती है जगह की, वे कहाँ हैं? रे को एक तरकीब सूझती है। वो एमिल से कहता है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। एमिल उसके पैर में जख्म कर देता है। डॉक्टर आता है। रे उससे पूछता है, हम कहाँ हैं? डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक पहरेदार पूछता है, इसने क्या पूछा? डॉक्टर झूठ बोलता है, इसने पूछा कि मेरा शरीर कितना सूखा है। रे समझ जाता है यह डॉक्टर अच्छा इंसान है। बाद में रे डॉक्टर के पास से कुछ चीजें चुराता है, एक कलम, एक चश्मे का शीशा और उनसे एक दिशा यंत्र बनाता है। एक ऐसा यंत्र जिससे तारों की स्थिति देखकर अपनी जगह का पता लगाया जाता है। लेकिन यंत्र काम करने के लिए उन्हें खुले आसमान के नीचे जाना था, और वो जगह थी जहाज का ऊपरी हिस्सा जहां पहरेदार हर वक्त तैनात थे। तभी एक और कैदी सामने आता है। उसका नाम था जावेद। वो एक नमाजी आदमी था और उसे खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़नी थी। रे एक जोखिम उठाता है। वो जावेद के पास जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? जावेद पहले चौंकता है, फिर हाँ कहता है। रे उसे यंत्र देता है और समझाता है, जब तुम ऊपर नमाज पढ़ने जाओ तो ध्रुव तारे की स्थिति देखकर यह नंबर नोट करना। जावेद मान जाता है। वार्डन हॉब्स को बताया कि रे कुछ न कुछ योजना बना रहा है, इसीलिए वो हर वक्त रे पर नजर रखता है। रात को सोने नहीं देता, रोशनी जलाए रखता है, खाना कम देता है। रे टूटने लगता है। उसी दौरान जावेद हॉब्स के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है कि रे और एमिल क्या योजना बना रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। मुझे खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत मिले। हॉब्स मान जाता है। जावेद ऊपर जाता है, नमाज पढ़ता है और साथ ही यंत्र से ध्रुव तारे की स्थिति नोट करता है। वापस आकर वो रे को वो नंबर देता है, लेकिन साथ ही वो हॉब्स को रे की योजना के बारे में भी बता देता है। रे को यह बात बाद में पता चलती है। वो समझता है जावेद ने दोनों तरफ खेला, लेकिन जो नंबर जावेद लाया था वो रे के काम आ गए। रे उन्हें देखता है और कहता है, हम अटलांटिक ओशन में हैं, मोरक्को के पास। एमिल कहता है, तो फिर मेरे पास एक हल है। मोरक्को के पास एक ऐसा आदमी है जो मुझे जानता है। अगर उसे हमारी जगह मिल जाए तो वो हमें यहाँ से निकालने जरूर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, बाहर संदेश कैसे पहुंचाएं जहाँ हर तरफ कैमरे हैं, हर हरकत पर नजर है। रे एक और जोखिम उठाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहता है, आप जानते हैं कि यहाँ जो हो रहा है वो गलत है। यह लोग बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कानून के लोगों को यहाँ बंद रखते हैं। डॉक्टर सुनता है। रे आगे कहता है, आप भी यहाँ बंद हैं, आप भी यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमारी मदद करो।
डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं। रे उसे एक काम देता है, उस संदेश को जिसमें जगह और वक्त लिखा है जहाज के बाहर एमिल के उस दोस्त तक पहुंचाना है। डॉक्टर एक तरीका निकालता है और संदेश भेज देता है। अब बस इंतजार था। एमिल के दोस्त को पता चल गया था कहाँ है वे और कब आना है, लेकिन हॉब्स सोया नहीं था। उसने देखा रे अपनी कोठरी में एक तरफ बार बार अपनी उंगली से शीशे पर ठक ठक कर रहा है, जैसे कोई इशारों की भाषा हो। हॉब्स रे की किताब निकालता है। यह एक ठक ठक का कोड था। हॉब्स उसे समझता है। उसमें लिखा था, कल कोठरी सी में हंगामा होगा। हॉब्स मुस्कुराता है और कोठरी सी में सुरक्षा 3 गुना कर देता है। लेकिन रुकिए, राय को पता था कि हॉब्स ये संदेश पढ़ेगा, इसीलिए उसने झूठ लिखा था। अगला दिन आता है। कोठरी सी में शांति है, लेकिन कोठरी ए में अचानक भारी हंगामा शुरू हो जाता है। कैदी लड़ रहे हैं, चीख पुकार है, आग लगाने की कोशिश हो रही है। सारे पहरेदार कोठरी ए की तरफ दौड़ते हैं। हॉब्स चिल्लाता है, कोठरी ए को बंद करो, सबको वहां भेजो। और उसी दौरान रे, एमिल और जावेद तीनों दूसरी तरफ से निकलने लगते हैं। रे ने पहले से ही सारे कैमरे हैक करके बंद कर दिए थे। अब कोई देख नहीं सकता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अचानक सायरन बजता है, पूरा जहाज बंद हो जाता है। राय हैरान हो जाता है, कैमरे बंद कर दिए थे, फिर भी हॉब्स को पता कैसे चला। वो देखता है दीवारों पर हलचल पकड़ने वाले यंत्र लगे हैं। राय तुरंत उस यंत्र को तोड़ देता है। अब किसी को पता नहीं कि वे कहाँ हैं, लेकिन रास्ते बंद हो चुके थे। पहरेदार चारों तरफ थे। गोलियां चल रही थी। उसी गोलीबारी में जावेद को गोली लग जाती है। वो गिरता है। एमिल उसे उठाने की कोशिश करता है। जावेद कहता है, मुझे छोड़ो, तुम जाओ। जावेद वहीं रुकता है, पहरेदारों को रोकता है और उस गोलीबारी में जावेद शहीद हो जाता है। रे और एमिल आगे बढ़ते हैं। रे को एक रास्ता मिलता है। वो कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, जहाज के इंजन बंद करो, इससे सारे ताले एक साथ खुल जाएंगे। एमिल कहता है, लेकिन इंजन बंद होने पर हमें सिर्फ 6 सेकंड मिलेंगे। रे कहता है, मेरे पास हमेशा एक दूसरी योजना होती है। एमिल ऊपर जाता है। देख की तरफ हेलीकॉप्टर वहां पहुंचने वाला है। एमिल के दोस्त ने अपना वादा निभाया। रे नीचे जाता है इंजन रूम की तरफ। ऊपर एमिल पहरेदारों से लड़ता है। गोलियां चलती है। एमिल एक बार जख्मी होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर करीब आ रहा है। नीचे रे इंजन रूम में पहुंचता है, लेकिन वहां वार्डन हॉब्स खड़ा है। हॉब्स कहता है, तुम चाहे जितना चीखो चिल्लाओ लड़ो, यहाँ से नहीं निकल सकते। समुद्र के बीचों बीच हो, बाहर सिर्फ पानी है। रे कुछ नहीं कहता। वो पीछे हटता है और जहाज के संतुलन वाली टंकी की तरफ बढ़ता है। संतुलन वाली टंकी वो टंकी जो जहाज का संतुलन बनाए रखती है। जब वो पानी से भरती है तो दबाव बनता है और उस दबाव से पानी नीचे से बाहर फेंका जाता है। रे उस टंकी में घुस जाता है। पानी भरने लगता है, ठंडा, तेज, भारी। हॉब्स बाहर से देखता है, समझता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। टंकी पूरी तरह भरती है और उस पानी की धार के साथ राय जहाज के नीचे से समुद्र में फेंका जाता है। ऊपर एमिल ने देखा, हेलीकॉप्टर से सीढ़ी नीचे फेंकी। राय पानी में तैरता हुआ सीढ़ी तक पहुंचता है। एमिल उसे खींचता है। हॉब्स ऊपर आ चुका है। वो हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है। एमिल जख्मी होता है। राय एक बंदूक उठाता है, हॉब्स की तरफ नहीं बल्कि जहाज पर रखे तेल के टैंकों की तरफ। गोली चलती है। एक भारी धमाका, धुएं और आग की लपटें, और उसके साथ हॉब्स का अंत। हेलीकॉप्टर किनारे की तरफ उड़ता है। रे और एमिल आजाद हैं। किनारे पर एक जीप रुकती है और उसमें से उतरती है जेसिका मिलर। रे उसे देखता है, फिर एमिल को, फिर जेसिका को। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है और फिर रे को सब समझ आता है। जेसिका एमिल की बेटी थी और एमिल की बेटी थी। वो विक्टर मानहेम था जिसे हॉब्स ढूंढ रहा था। यह पूरा काम जेल की सुरक्षा जांचने के लिए नहीं था। यह एक बचाव अभियान था विक्टर को वहां से निकालने के लिए। और जो नाम रे को जेल में दिया गया था, एंथोनी पोर्टोस, वो एक इशारा था, विक्टर के लोगों के लिए एक संकेत, जिसे सुनते ही विक्टर समझ गया था, यह आदमी मेरी मदद के लिए आया है। इसीलिए पहली मुलाकात में ही उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। रे कहता है, तुमने मुझसे सच क्यों नहीं बताया? जेसिका कहती है, क्योंकि अगर तुम्हें पहले से पता होता तो तुम्हारी हरकतें स्वाभाविक नहीं रहती और हॉब्स को शक हो जाता। रे एक पल के लिए रुकता है, फिर एमिल की तरफ देखता है। एमिल मुस्कुराता है, लेकिन एक बात अभी भी बाकी है। रे कहता है, क्लार्क, अबिगैल जो बाहर सब कुछ देख रही थी, बताती है। क्लार्क उन्हीं लोगों के साथ मिल गया था जिन्होंने यह जेल बनाई थी। उसे उस जेल का मुखिया बनाने का प्रस्ताव मिला था, हर साल $50 लाख की तनख्वाह, और उसने वो प्रस्ताव कबूल कर लिया। वो नहीं चाहता था कि तुम वहां से कभी बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारा बाहर रहना इस बात का सबूत था कि उस जेल से कोई नहीं भाग सकता। रे की आंखों में एक ठंडी चमक आती है। हम उसे ढूंढते हैं और वे क्लार्क को ढूंढ लेते हैं। एक दिन क्लार्क अपनी गाड़ी में बैठता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन गाड़ी में एक अनजाना आदमी पहले से बैठा है। क्लार्क चौंकता है। वो आदमी मुड़ता है और बस इतना कहता है, सोने का वक्त आ गया है। क्लार्क बेहोश हो जाता है। जब आंखें खुलती हैं तो वो एक अंधेरी बंद जगह में होता है। वो चिल्लाता है, आवाजें लगाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। और फिर नजर धीरे धीरे पीछे हटती है। हम देखते हैं वो एक बंद डिब्बे में है। वो डिब्बा एक मालवाहक जहाज पर है। वो जहाज समुद्र के बीचों बीच है। जहाज कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। डिब्बा कब खुलेगा किसी को पता नहीं। क्लार्क की आवाज वहां तक कभी नहीं पहुंचेगी। और इसी के साथ
एस्केप प्लान की कहानी यहाँ खत्म होती है। जो दूसरों के लिए जाल बुनते हैं एक दिन उसी जाल में खुद समा जाते हैं। दोस्तों यह थी एस्केप प्लान। सन 2013 में आई वो फिल्म जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक साथ काम किया। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6 मैसेज। फिल्म का बजट था $75 से $70 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग $107 मिलियन की कमाई की। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।